हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जब स्ट्रीट फूड की बात होती है तो मुंह में कई बार पानी आ जाता होगा आप लोगों के। और जब आप बाहर जाते हो तो फूड देखने में बड़ा आपको आकर्षित करता है, खाने में और ज़्यादा आकर्षित करता है और उसके बाद अच्छा भी महसूस होता है क्योंकि हमारे कई अच्छे गुड्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। लेकिन आज थोड़े चिंता का विषय है क्योंकि खबर आई है कर्नाटक से। कर्नाटक में जो फूड वेंडर्स होते हैं या FBO जिनको कहा जाता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की गई है। कुछ सैंपल्स जो है इकट्ठा किए गए हैं और उन सैंपल्स में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ देखने मिले हैं जैसे बैक्टीरिया और कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन वो रसायन होता है जो कैंसर करता है। तो आज इसीलिए हमने आज जो हमारा थंबनेल भी आपको देखने मिल रहा होगा कि भाई हम जो बहुत चाव से पानी पूरी खाते हैं या गोलगप्पे कहा जाता है, इनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इनके अंदर कर्नाटक के अंदर जो सैंपल्स मिले हैं उसमें कई ऐसे घातक तरह के कैंसर वाले उत्पाद मिले हैं। यानी ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रीट फूड पर, अच्छे अच्छे जो दुकानें हैं उनके भी सैंपल्स इकट्ठे किए गए और उनकी पानीपुरी में भी ये देखा गया, जिनको गोलगप्पे या फुल्का भी कहा जाता है अलग अलग जगहों पर। तो उसके अनुसार फुचका, पानीपुरी, ये आम नाम है इनके और इनके अंतर्गत कुछ कार्सिनोजेन पदार्थ मिले हैं। इसमें हम एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को रेफर करेंगे। यहां पर देखिए, इस आर्टिकल में दिया है कि वाई कर्नाटक इज क्रैकिंग डाउन ऑन वेंडर्स ऑफ पानीपुरी एंड गोभी मंचूरियन। ये सारी चीजें आप लोगों ने जब बाजार में जाते हैं तो कई बार आपको खाने मिली होगी या आपने खाई भी होगी। पानीपुरी इसमें से एक बहुत ही सामान्य सी चीज है। गोभी मंचूरियन वगैरह आपने चाइनीज में खाया हो। तो अगर यहां पर जो कार्रवाई की गई है वो किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक के द्वारा की गई। कर्नाटक सरकार का जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। वो खाद्य सुरक्षा विभाग कहते हैं। तो इसके खाद्य सुरक्षा विभाग यहीं पे देखिए, इन जुलाई 2024। तो ये खबर कब की है? जुलाई महीने की है कि जुलाई माह में कर्नाटक का जो फूड सेफ्टी बॉडी है उसने क्या मिला है उसको? कार्सिनोजेनिक एजेंट्स मिले हैं। ये जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो स्मोकिंग करने वाले लोगों में जो सिगरेट स्मोकिंग होती है उसमें एक उत्पाद मिलता है जिसको कहते हैं C6H6। इसको बेंजीन कहा जाता है। ये बेंजीन जो है कार्सिनोजेन है। ये रसायन जो है वो क्या करता है? कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन उन रसायनों को क्या कहा जाता है जिनके अंतर्गत ये क्षमता है कि वो शरीर के अंतर्गत जाकर कैंसर को उत्पन्न कर दे। यानी हमारे शरीर के अंतर्गत जो सेल डिवीजन है, कोशिकाओं का विभाजन है, वो बहुत तेजी से इतना कर दे कि वो अनियंत्रित हो जाए। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो इसी को आप कैंसर कहते हैं। तो कैंसर से भारत अभी बहुत ज्यादा पीड़ित है। WHO भी इसके लिए सबसे ज्यादा जो है कई तरह की, क्योंकि इसके लिए आप थेरेपीज की बात करें तो अभी कीमोथेरेपी वगैरह से इसका इलाज होता है जो कि बहुत कष्टदायी है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो कैंसर की बात जहां आती है तो वो एक बहुत ही घातक बीमारी के तौर पर देखी जाती है। अब इसमें भी स्टेजेस होती हैं, अंतिम स्टेजेस में पहुंचकर इससे उभरना और मुश्किल हो जाता है। जो पेशेंट्स इसमें ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनको मानसिक तौर पर भी काफी हास होता है। देखिए, कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए बहुत बड़ी चीज चाहिए होती है, विल पावर। लेकिन कैंसर ऐसा रोग है जो मेंटली शैटर कर देता है, मानसिक तौर पर आपको नीचे लेकर चला जाता है, क्योंकि बहुत एक लंबी लड़ाई लड़नी होती है। कई आप लोग कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में सुनते हैं। हमारी अगर भारत के अंतर्गत आप देखें, बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से उभर कर आए हैं और उनकी जब वो जर्नी बताते हैं तो वो खुद रोने लगते हैं, इतनी दर्दनाक स्थिति रहती है। अब ऐसी चीजें जब हमारे खाने पीने के उत्पादों में आम जनता के बीच में है, क्योंकि आज हमें चिंता का बड़ा सबक रहता है कि हम धूम्रपान जैसी चीजों में, मैंने आपको बताया इसमें बेंजीन होता है, या तंबाकू उत्पादों की बात हम करते हैं कि ऐसी चीजों में रसायन होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें लगातार आम व्यक्ति जो कोई धूम्रपान नहीं कर रहा, कोई शराब का सेवन नहीं कर रहा है, कोई बुरी आदतें नहीं, उसके बावजूद भी उनको कैंसर हो जा रहा है। और उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग तरह के उत्पाद हैं कि जहां पर तंबाकू उत्पादों को छोड़ दिया जाए तो आज भारत में कैंसर का स्तर हमको यह देखने मिल रहा है कि कैंसर रसायनों के द्वारा हो रहा है। कई तरह के केमिकल्स जो हैं वो इनके द्वारा, और ये केमिकल्स आम तरीके से उपलब्ध हैं, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में, चाहे मिलावटी भोजन के रूप में,
तो फिर इसका सॉल्यूशन समाधान क्या है, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, इन सारी चीजों को समझेंगे। कर्नाटक में क्या मुद्दा रहा, इस पर क्या क्या ऐसे फूड कलर्स की बात हुई, जिसके अंतर्गत आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इन जुलाई 2024 कर्नाटक फूड सेफ्टी बॉडी फाउंड कार्सिनोजेनिक एजेंट्स विच कैन पोटेंशियली कॉज कैंसर, जिनके अंतर्गत ये क्षमता है कि वो क्या कर सकती हैं, शरीर में ये कर्क रोग, कैंसर को उत्पन्न कर सकती हैं। एंड बैक्टीरिया हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, कई तरह के जीवाणु भी इन खाद्य पदार्थों में मिले। इन द सैंपल्स ऑफ पानी पूरी, शौरमा, कैंडीज, इन सारी चीज़ों की जब जांच की गई तो उसमें ये सारी चीज़ें निकल कर आई। तो अब बात वही होती है कि हमें किस तरीके से सचेत रहना है और इन चीज़ों को खाना है या नहीं खाना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन बैचेस के साथ जुड़कर यूपीएससी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, न्यू सीजन हिंदी बैच नंबर 2 आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, 18 बुक्स का सेट, सी सेट, करंट अफेयर्स प्रोग्राम जैसे तमाम फीचर वाला बैच है। हिंदी माध्यम में ये क्लासेस पॉलिटी से शुरू हो रही हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 27,999 है। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज़ करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है, जिसमें दिल्ली आकर आपको तैयारी करने का, मेंस की तैयारी का मौका मिलता है। तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मनीष लाइव कोड यूज़ करना ना भूलें। इसके अलावा और कोई भी दिक्कत आए तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पुट कर देंगे, एडमिशन रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड या फिर टॉपिक रिलेटेड। बाकी लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं हमारे जो टॉपिक है। इसमें जो रिपोर्ट आई है और हम जिस आर्टिकल का भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यही बताया गया है पानी पूरी जैसी चीज़ें जो स्ट्रीट फूड पर आपको आसानी से मिलती हैं और आप जब भी बाहर जाते हैं इनको खाना पसंद करते हैं। और भारत के किसी भी कोने में आप देखिए तो ये बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, तो लोग खा लेते हैं। बहुत एक सामान्य सी चीज़ है कि खाने के बाद पहले दोनों समय इसको खा लिया जाता है। अब इनमें कई तरह के, जैसे इसमें आपको कलर्स दिख रहे हैं, अब इस कलर को इस तरीके से बनाने के लिए कई बार इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं, कृत्रिम तौर पर रंग मिलाए जाते हैं। अब ये कृत्रिम रंग ही हमारे लिए घातक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन कृत्रिम रंग में है क्या, रसायन, और वो रसायन उत्पन्न कर दे रहे हैं कार्सिनोजेन, जो आगे चलकर कैंसर को उत्पन्न कर रहे हैं। तो अभी ये मामला क्या हुआ, तो कर्नाटक में चर्चा में क्यों आया कि कर्नाटक के जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसने गोभी मंचूरियन, पानी पूरी जैसे कई स्ट्रीट फूड के विक्रेताओं पर कार्रवाई करी। तो ये कार्रवाई जो हुई है एफबीओ के ऊपर हुई है। इसको कहा जाता है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, मतलब जो खाद्य से जुड़े हुए, खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार करते हैं। तो उनके विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई, क्योंकि वहाँ के जो सैंपल उठाए गए उन सैंपलों के अंतर्गत ये हानिकारक रसायन देखने मिले। तो हुआ यही है कि राज्यव्यापी कार्रवाई खाद्य व्यवसाय संचालकों, फूड बिजनेस ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स की बात की जा रही है। एफबीओ शब्द आपको मिलेगा तो याद रख लेना, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं हम। ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, इनके द्वारा कृत्रिम खाद्य रंग यानी आर्टिफिशियल रंग और अन्य कैंसर पैदा करने वाले एजेंटों के उपयोग के खिलाफ है। तो हाल ही में ये कार्रवाई की गई और इसमें पिछले 5 महीनों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य संबंधी विकारों, इसमें देखा जाए तो पिछले 5 महीनों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य संबंधी विकारों के लिए एफबीओ की अस्वास्थ्यकारक प्रथाओं की रिपोर्ट के बाद परीक्षण के लिए 4000 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए और देखा गया कि इन इकट्ठा किए गए नमूनों के अंतर्गत ऐसे रसायन मौजूद हैं जो आम व्यक्ति खा रहा है। अब ये तो कर्नाटक के विभाग ने किया है, लेकिन चिंता तो फिर भारत के दूसरे कोनों में भी होनी चाहिए, क्योंकि केवल ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक में जो खाद्य पदार्थ होता है कर्नाटक में ही रसायन का प्रयोग होता है या कलर्स का प्रयोग होता है। तो इसका समाधान क्या है, क्योंकि भाई ये रसायन बड़े ही घातक बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं जिसको हम कैंसर कहते हैं। अगर मैं कैंसर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो कैंसर के ऊपर आप समझिए कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर जो है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं का समूह है हमारे। तो होता यही है कि हर कोशिका की एक अवधि होती है, एक जीवन काल होता है। हमारा शरीर जो बना हुआ है, इस शरीर को अगर आप देखेंगे तो शरीर की सबसे मूलभूत इकाई है आपकी कोशिका, और कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग,
अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्रों के समूह से बन जाता है आपका शरीर, एक जीव। तो सबसे मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। अब एक आम मानव में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये हमारे शरीर में हमेशा बने रहते हैं, इतने सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं। इन्हीं के ग्रुप जब बनते हैं तो इन्हीं को आप ऊतक कहते हैं। ये आपका सेल्स होता है, ये आपका टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज से आपके ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो आपका कोई भी ऑर्गन सिस्टम, कोई भी अंग तंत्र उठा लीजिए, हमारे शरीर में कितने सारे अंग तंत्र हैं, तो उनकी सबसे मूलभूत इकाई कौन सी है? कोशिकाएं हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं के अंतर्गत जब कोशिका का विभाजन हो, देखिए एक सामान्य सी घटना है, वो है कोशिका विभाजन। ध्यान से समझना, कोशिका विभाजन होना कोई भी गलत घटना नहीं है, यानी इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सेल डिवीजन। तो अगर किसी की बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, कोई भी नई कोशिका जो बनी है वो पुरानी मौजूद कोशिका से मिलकर बनी है, और हमारे शरीर में तो हमेशा कोशिका चाहिए। तो एक जो कोशिका होती है इसका एक जीवन काल होता है, धीरे धीरे ये नष्ट हो जाती है, और इसी से फिर एक नई कोशिका निकलकर बन जाती है। तो ये प्रोसेस तो हमारी बॉडी में चल रहा है कि पुरानी मौजूद कोशिका से नई कोशिका बन गई। जैसे मान लिया जाए यही कोशिका आगे चलकर दो तरह की कोशिकाएं में परिवर्तित हो गई, तो एक कोशिका से ये दो कोशिका निकल गई। तो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है, दो अलग अलग प्रक्रियाएं पढ़ते हैं आप कोशिका विभाजन की। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मियोसिस, और इसको कहते हैं माइटोसिस। तो ये प्रक्रिया तो हमारे शरीर में लगातार चल रही है। दिक्कत कब होती है? दिक्कत ये होती है कि हमारी कोशिकाओं को आकर कोई रसायन बार बार परेशान करने लगे, इरिटेट करने लगे। तो इरिटेट होने के कारण ये जो कोशिका है, इसका जो ये बीच वाला भाग है जिसको केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। जैसे आपको भी कोई बार बार परेशान करे तो आपको कई बार गुस्सा आ जाती है, चिड़चिड़े हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, इन्हीं रसायन को कहा जाता है कार्सिनोजेन। ये कार्सिनोजेन क्या करते हैं, ये आपकी कोशिका को इतना इरिटेट करते हैं कि कोशिका का जो विभाजन होता है वो होता तो है लेकिन वो अनियंत्रित हो जाता है। तो कैंसर का अर्थ यही है कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन। इंग्लिश में कहा जाए तो इसी को कहा जाएगा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सबसे पहली चीज समझनी है हमें, कोशिका तो हमारे शरीर में कितनी है? 37 ट्रिलियन कोशिका है। कुछ कोशिका हमारी किडनी में इस्तेमाल हो रही हैं, कुछ हमारे लिवर में हो रही हैं, कुछ हार्ट में हो रही हैं, कुछ फेफड़ों में हो रही हैं, कुछ ब्रेन में है। हर जगह तो कोशिका है। तो ये कोशिका के अंतर्गत अगर विभाजन कहीं भी होना चालू हो जाए तो अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में सबको एक ही प्रकार का कैंसर हो रहा है। जैसे पुरुषों में अत्यधिक देखा जाता है या विश्व भर में सबसे ज्यादा कैंसर, जैसे लंग कैंसर बहुत आम है, फेफड़ों का कैंसर। फीमेल्स के अंतर्गत जैसे भारत में गिनती काफी तेजी से बढ़ी है। और अगर आंकड़ा हम देखें इसमें, वैसे यहाँ पर कैंसर के बारे में बात करें तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। WHO ने यह पहल शुरू की हुई है कि ताकि लोगों में कैंसर की जागरूकता आए। कैंसर के ही अध्ययन को आप ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कैंसर का अध्ययन करना। इसके लिए जो जिम्मेदार जीन है, जीन का मतलब होता है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई। तो शरीर में ऐसी, हमारे शरीर में बहुत सारे जीन हैं जो हमें पिछली पीढ़ी से मिले हैं। तो ऐसे ही एक और जीन होता है जिसको ऑन्कोजीन कहा जाता है। ये ऑन्कोजीन वो जीन होता है जिससे कैंसर होता है। कई बार पिछली पीढ़ी में कैंसर होता है तो अगली पीढ़ी में संभावना होती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि पिछली पीढ़ी में किसी को कैंसर है तो अगली पीढ़ी में सीधे तौर पर वो कैंसर उसको होगा ही होगा, लेकिन ये जीन जिम्मेदार होता है, जिसकी बॉडी में ट्रिगर हो जाता है उसमें होने लगता है। तो इसी का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है।
अब हमारे पास आज की डेट में जो विधि है कैंसर से रोग से निजात पाने के लिए, उसमें आपने एक थेरेपी सुनी होगी जिसको कीमोथेरेपी कहा जाता है, जो कि बहुत दर्दनाक है। अभी हाल ही में एक नई थेरेपी या नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो कार टी सेल थेरेपी, ये मुंबई के अंतर्गत टाटा इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है और ये सफल परीक्षण रहा है, लेकिन इसका इलाज लगभग 42 लाख रुपए में हुआ था। तो सबसे पहली चीज, जो कैंसर का इलाज है वो सस्ता नहीं है, जो इलाज मौजूद है वो कीमोथेरेपी बहुत दर्दनाक है। तो कैंसर इसलिए किसी को हो जाता है तो होने से पहले ही, मतलब जब किसी का इलाज हो रहा है उससे पहले ही आधी हिम्मत टूट जाती है, उस व्यक्ति की टूट जाती है, उसके परिवार की टूट जाती है, क्योंकि आर्थिक तौर पर भी बड़ी महंगी बीमारी है। ये तो अभी 42 लाख रुपए का जो मैं बता रहा हूँ, ये 40-45 लाख रुपए का, जो अमेरिका में 4-5 करोड़ रुपए में इलाज होता है कार टी सेल थेरेपी। इसमें शरीर से टी सेल्स को निकालकर उनको इतना एक्टिव किया जाता है और फिर वापस से पेशेंट के शरीर में डाल दिया जाता है। बायोटेक का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन फीजिबल नहीं है, आम जनता तक पहुंच नहीं है। तो यानी कैंसर कुल मिलाकर घातक बीमारी है। 4 फरवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अगर आपको यहाँ मैंने एक आंकड़ा लिखा हुआ है 2022 के, अगर आंकड़े की बात करें 2022 में कैंसर से मृत्यु कितनी हुई लोगों की पूरे विश्व भर में, तो 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा 2022 के ही आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि सिर्फ 2022 में जो नए पेशेंट्स आए उनका आंकड़ा था 20 मिलियन। मतलब 20 मिलियन लोग जो हैं वो कैंसर के रोगी हुए हैं। मृत्यु का आंकड़ा तो वो है कि जो कैंसर से जंग नहीं जीत पाए। तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी घातक बीमारी है। अब ये बीमारियों के अलग अलग रीजंस हैं, जैसे फीमेल्स में स्तन कैंसर हो जाता है, अभी एक और चर्चा में चल रहा है, आप सर्वाइकल कैंसर की बात करें, इसी पे HPV वैक्सीन सरकार प्रमोट कर रही है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका नाम सुना हो आपने, 9 से लेकर 14 साल तक की जो बच्चियां हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन सरकार लगा रही है। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन की बात हो रही है, सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ। तो ऐसे ही ह्यूमन के अंदर, जैसे पुरुषों के अंदर बात करें, प्रोस्टेट कैंसर के बहुत सारे केस हैं, लंग कैंसर के, ब्लड कैंसर के। ऐसी फीमेल्स में स्तन कैंसर एक बड़ी घातक बीमारियां हैं। ऐसी सर्वाइकल कैंसर भी है, उसके लिए अलग से वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जा रहा है। तो भारत में एक बहुत बड़ी ये एक चिंता का विषय है। और जब हमें ऐसा पता चलता है कि हम जो आम चीज़ें खा रहे हैं, बाजार की चीज़ें जो खा रहे हैं, वो हमें बड़ी तरह से नुकसान कर सकती हैं और उनमें ऐसे रसायन मिल रहे हैं, तो और ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है। क्योंकि भाई आप तंबाकू का सेवन रोक सकते हो, आप बुरी आदतों से बच सकते हो, लेकिन इस तरह की खबरें एक आम व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बड़ा प्रभावित करती है, मेंटली उनको परेशान करती है। क्या भाई हम बाहर जाकर खाएं भी नहीं या ना खाएं? क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मसालों के ऊपर जब जांच की गई तो मसालों में भी देखा गया कि कई बार टेस्ट देने के लिए उसमें कई तरह के एसिड्स मिलाए जाते हैं जो हमें फील अच्छा कराते हैं। तो स्वाद के लिए भी कई ऐसे रसायन मिलाए जा रहे हैं, रंग देखकर भी कई चीजें हमें पसंद आती है। तो इसीलिए यहां पर यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि भाई हमारे शरीर के लिए जो जरूरी चीजें हैं हम उन पर फोकस करें। हम किसी भी प्रदेश में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें फ्रेश खाएं। हम जितना फ्रेश खाएंगे, खुद घर पे उसको अगर बनाकर खा पा रहे हैं तो उसको प्रयास करें, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं उनकी कोई भी गारंटी नहीं है कि उनमें वो रसायन नहीं होंगे। और आप उनका एक तरीके से स्वाद तो ले लेंगे, लेकिन स्वाद लेने के साथ साथ उन रसायनों को भी ले लेंगे, और वो रसायन कहीं ना कहीं हमारी कोशिकाओं को प्रभावित करते ही हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो कर्नाटक के अंतर्गत जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, इसमें सरकार की भूमिका तो है ही कि भाई आम जनता के लिए सुनिश्चित करे कि भाई एक सही तौर का वातावरण रहे। लेकिन जब तक सरकार काम कर रही है, हमें भी यहाँ सचेत रहने की जरूरत है कि ऐसी चीजों को खाने से हम थोड़े समय बचें, जब तक इस पर कोई ठोस तरह का अध्ययन नहीं आ जाता है कि हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं है। और सरकार को, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को पूरे इंडिया में इस पर रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल में ही देखा जाए तो हार्मफुल कलरिंग एजेंट्स की बात की गई है। ऐसे रंग हैं जो खाने को देखने में बड़ा शोभनीय बना देते हैं, देखने में हमको उनका खाने की इच्छा हो जाती है, लेकिन वो खाने के बाद हमारे शरीर में, यही देखिए द सैंपल्स जो टेस्ट किए गए कर्नाटक में, इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट में टाट्राजाइन मिलाया गया है, सनसेट येलो पीले रंग के लिए, रोडामाइन भी, ये कैंडीज वगैरह में मिलाया जाता था, जो आपने देखा होगा शुगर कैंडीज होती हैं बचपन में, वो आपने बाल से होंगे पिंक कलर के दिखते हैं, बचपन में खूब खाए होंगे। तो उसके अंदर भी रंग देने के लिए रोडामाइन बी को मिलाया जाता है, ब्रिलियंट ब्लू, ये ऐसे कई रंग हैं जो उनको दिए जाते हैं। और
वैसे तो कर्नाटक ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया रोडामाइन बी के ऊपर, लेकिन ये सारे रसायन भी मिले हैं वहां पर, और जब मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बढ़ा रहे हैं। दीज एजेंट कैन कॉज कैंसर। देखिए यहां पे सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि ये सारे जो एजेंट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, इनमें क्या क्षमता है, तो वही ये कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं और लीड टू डायबिटीज, जिससे खाने पर, इनके खाने से क्या है, डायबिटीज, किडनी का फेलियर और अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। और ये किसका कहना है, जो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका दावा है। रोडामाइन बी के लिए बात की गई है कि रोडामाइन बी यूज टू गिव अ रेड कलर, इससे क्या होता है, लाल रंग आता है रोडामाइन बी से, और इज जनरली यूज एज अ सिंथेटिक डाई। अब सोचिए, जिससे कपड़ों को रंग दिया जाता है, आप जो कपड़े पहन रहे हैं ना, उन कपड़ों को भी तो रंग चाहिए होता है, जो कपड़ों को रंग देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हम कपड़े तो खाते नहीं, हम तो खाने की चीज खा रहे हैं। जो कपड़ों को रंग करने के लिए जो कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो अगर हमारे खाने में आएंगे तो कैसे हमारे लिए वो स्वास्थ्यवर्धक हो सकते हैं। तो इसीलिए बात वहीं घूम फिर कर आती है कि हमें क्या करना है, इससे कैसे समस्याओं से निपटना है। तो उसका इलाज यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेश चीजें खाएं, ऐसी चीजें खाएं जो हमें प्रकृति से सीधे तौर पर मिल रही हैं, तो जाकर हम चीजों को टाल सकते हैं। एक्सपोजर सिंथेटिक टू ऐड कलर टू वाइड रेंज ऑफ मटेरियल सच एज टेक्सटाइल। अब देखिए ये कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है रोडामाइन भी, जो इसमें मिल रहा है। एक्सपोजर टू डाई मेक डैमेज द आई, ये आपकी आंखों के लिए हानिकारक है। एंड इरिटेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो रसायन है ये कार्सिनोजेन की तरह काम करके हमारी पूरे शरीर में इस तरीके से कोशिका का विभाजन उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। तो बड़ी ही चिंता का विषय यहाँ से निकल कर आया है। अब आगे की राह में यही समझना है कि क्या किया जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने सैंपल्स तो इकट्ठे किए हैं, अब सैंपल्स के साथ ये क्या करने वाले हैं, तो असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वाले FBO यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 प्रकार के नमूने एकत्र किए हैं। एक सर्वेक्षण नमूना जिसकी टेस्टिंग की जाएगी, और एक कानूनी नमूना जिसको एक तरीके से लीगल बैटल में यूज किया जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये पहले FBO से एक सर्वेक्षण नमूना एकत्रित करता है और उसका परीक्षण करता है। यदि नमूना असुरक्षित पाया जाता है, जो मिला है, अब क्या करेंगे, तो संबंधित FBO से 4 और नमूने, जिन्हें कानूनी नमूने के रूप में जाना जाता है, एकत्रित किए जाते हैं और फिर आगे के लिए परीक्षण के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इसमें अगर हम बात करें तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहां पर भेजे जाते हैं। इसमें CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा जाता है। उसके पास जाने के बाद यदि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है फूड का, वो रिसर्च करता है और उसके बाद अगर नमूनों को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मानती है, तो FBO पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। तो जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, कोई भी कंपनी मान लो, जैसे XYZ, कोई भी आपके शहर में कोई खाद्य सुरक्षा या आपकी खाद्य बिजनेस से जुड़ा हुआ यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनका सैंपल अगर इकट्ठा किया गया तो इस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कर्नाटक ऐसे ही कर रहा है। तो इनको भेजा जाएगा कहाँ पर, तो CFTRI के पास भेजा जाएगा, सेंट्रल फूड रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उस पर रिसर्च करेगा और फिर करके बताएगा कि ये मानव के उपभोग के लिए, कंज्यूम करने के लिए ठीक ठाक है या नहीं। अगर नहीं है तो मामला दर्ज कर दिया जाएगा। FBO पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। यदि FBO दोषी पाया जाता है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की कैद की सजा दी जाती है। अब ये तो आगे का मामला है, जब मामला इतने आगे गया, अब जब खाद्य सुरक्षा विभाग हमारे यहाँ एक्टिव ही नहीं है, मान ले किसी राज्य में एक्टिव ही नहीं है, लोग धड़ल्ले से किसी चीज का सेवन करे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ना कार्रवाई होगी, उनका स्वास्थ्य तो और बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो इसलिए हमें सचेत रहने की यहाँ बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, सभी लेवल पर हमें एक्टिव रहकर फ्रेश फूड खाने की ही सलाह दी जा रही है सभी विशेषज्ञों के द्वारा। तो उसका आप पालन करिए, नहीं तो ऐसे रसायन हम कई बार ना जानते हुए भी सेवन कर लेंगे और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो और भी ज्यादा घातक हो सकता है। तो यही इस आर्टिकल का पूरा लक्ष्य था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे साथ फाउंडेशन बैचेस में जुड़ सकते हैं। इनकी क्लासेस 8 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। मनीष लाइव मेरा कोड है और इस फीस में आपको ये बैच एनरोल करने मिलेगा। कोई भी तरह के इश्यूज आते हैं तो आप ये मेरी इंस्टा आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF और भी रिलेटेड लेक्चर्स की जो जानकारी है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ईजिली मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सत्र में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।